नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। आज चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। देश में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनाने का मतलब है हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार, और सरकार की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि यह अधिकार सभी बच्चों तक पहुंचे। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि देश में शिक्षा आज के समय में सबसे बड़ा धंधा है, और इसमें उद्योगपति से लेकर राजनेता तक शामिल है। सरकार एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की बात तो करती है, लेकिन कभी भी किसी भी सरकार ने वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं की। क्यों, यह सभी जानते हैं। देश और प्रदेश में शिक्षा की वास्तविकता पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। बिजनेस नहीं बनने देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिक्षा का बाजारीकरण इस सरकार ने कर दिया है। हमारी सरकार में शिक्षा ऐसी है, आपकी सरकार में शिक्षा वैसी थी। आरोपों की राजनीति के बीच देश में शिक्षा की स्थिति क्या है, इसकी सच्चाई देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने आज तक इसे लेकर काम नहीं किया है। केंद्र और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार रहने के बावजूद स्थिति यह है कि निजी स्कूल वाले अभिभावकों का वर्षों से खून चूस रहे हैं, और सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में व्यस्त है। निजी स्कूलों में सुविधा के नाम पर प्रत्येक वर्ष फीस से लेकर कॉपी किताब तक अधिक कीमतें वसूली जा रही हैं, और सरकारी स्कूलों में शिक्षक तक की तैनाती नहीं है। क्या बताएं भाई जी, बहुत बुरा हाल है प्राइवेट नौकरी करने वाले। इस बार की मेरे बच्चों की खाली गई है शायद 12-13 हज़ार रुपये इनकी किताब और फीस। तनख्वाह 15-16 हज़ार रुपये होती है, कहाँ से दें इतने बच्चों की फीस। फिर भी करते हैं भाई जी, क्या करें। अब एक स्कूल से निकालेंगे दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, उसमें भी 5 से 7 हज़ार रुपये तो एक एडमिशन मामूली बात है कि लेते ही लेते हैं कि दूसरे की। और सबसे बड़ी बुरी बात देखी मैंने, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी मिसिज ने किसी जैसे 8th क्लास बच्चा पास हुआ ना, मेरा लड़का 8th में गया तो दूसरे से किताब मांगी कि अगले साल चल जाएगी, है ना। अब वो स्कूल वाले कह रहे वो किताब नहीं चलेगी, 1 साल में सिलेबस चेंज करते हैं। ऐसा कभी हुआ है? आप लोगों ने ही पढ़ाई करी होगी, कभी ऐसा हुआ है? अब हो रहा भाई जी, सिलेबस चेंज कर दे रहे कि अगर किसी से मांग कर भी हम काम चला लें तो वो भी नहीं चल रहा। अब नहीं जी, किताब लेनी है। कुछ नहीं, क्या कह सकते हैं, वो हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। देवभूमि उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक सड़कों पर उतरते हैं और हंगामा करते हैं। सरकार कभी जांच के नाम पर तो कभी कार्रवाई के नाम पर अभिभावकों का मुंह बंद कर देती है। सच तो यह है कि आवाज उठाने वाले अभिभावकों के बच्चों का स्कूल में नाम तक काट दिया जाता है। इसके बाद भी मजबूरी में लोग चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य की है। सच तो यह है कि एक आम आदमी की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रत्येक महीने स्कूलों को देना पड़ता है। सच तो यह है कि निजी स्कूल वाले प्रत्येक वर्ष फीस में बढ़ोतरी करते हैं और अभिभावक कुछ नहीं बोल पाते। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो उत्तराखंड शिक्षा हब के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और इस शिक्षा को व्यापार बिजनेस नहीं बनने देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी जी लगातार स्कूलों पे शिकंजा कसने के लिए शिक्षा एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। और अभी जैसे हमारे माता पिता जो बच्चों के अभिभावक हैं वो परेशान रहते हैं फीस को लेकर के कि निजी स्कूल हर साल फीस में बढ़ोतरी करते हैं, उसमें भी 10% करने का प्रावधान सरकार रख रही है कि आप अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते। और बात सिर्फ उत्तराखंड या दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के हर एक कोने कोने से प्रत्येक वर्ष निजी स्कूलों की मनमानी की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती है, लेकिन सरकार खामोश। जब कभी भी हंगामा होता है तो शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी कार्रवाई के नाम पर स्कूलों को नोटिस जारी कर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। ये भी कह सकते हैं कि निजी स्कूलों के मालिकों पर कार्रवाई करने में विभागीय अधिकारियों के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर कार्रवाई करेंगे तो बात कहां तक जाएगी। कड़वा सच तो यह है कि ज्यादातर स्कूल मानकों को पूरा तक नहीं करते, फिर भी संचालन हो रहा है। इसमें फीस एक्ट भी लाने का काम जो है सरकार करने जा रही है। इस पर भी उनकी कमेटी काम कर रही है। बहुत जल्द ऐसे निर्णय आएंगे जिसमें शिक्षा को लेकर के व्यापार ना करे निजी स्कूल, अपने मन चाहे तरीके से फीस में बढ़ोतरी ना करे। फीस हो गई, बुक्स हो गई, ड्रेस हो गई, इन सारी तमाम चीज़ों से अभिभावकों को राहत मिलेगी। बहुत जल्दी शिक्षा का जब कानून तैयार होगा, जब शिक्षा के दिशा निर्देश निजी स्कूलों में पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे देश के लिए शिक्षा का कानून भी एक ही होना चाहिए, और कठोर कानून होना चाहिए कि प्राइवेट निजी स्कूल किसी भी प्रकार की मनमानी अपने तरीके से ना कर सके।
निजी स्कूलों में प्रवेश प्ले ग्रुप से होता है। बच्चे पहली कक्षा तक जाने में प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ चुके होते हैं। निजी स्कूलों में प्रवेश की आयु 2 से 3 साल है। 5 साल तक आते आते अक्षर के साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों का भी बोध हो जाता है। अंग्रेजी की पढ़ाई प्ले ग्रुप से होती है। कंप्यूटर क्लास पहली कक्षा से ही शुरू हो जाती है। क्लासरूम ज्यादातर स्कूलों में डिजिटल, प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होती है। सियासी हस्तक्षेप नहीं है और पढ़ाई प्राथमिकता है। शिक्षक का काम साल भर सिर्फ पढ़ाना है। एक क्लास को पढ़ाने के लिए 4 से 5 शिक्षक हैं। पाठ्यक्रम सीबीएसई स्कूलों में 8वीं तक खुद का होता है। राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल भी सरकारी के साथ खुद का पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण इस सरकार ने कर दिया है, हर साल स्कूलों की मनमानी देखने में आती है। किताबें बाजार से लेने के लिए अभिभावक मजबूर हैं। मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई की मार पहले ही जो है जनता झेल रही है। तो ये इस तरीके से अगर शिक्षा का व्यापार होता रहेगा तो आप बताइए कि गरीब अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, कैसे बच्चों के सपने पूरे होंगे, कैसे जो है ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये एक बड़ा विषय है। बात अगर सरकारी स्कूलों की करें तो प्रवेश सीधे पहली कक्षा में होता है और शुरुआत ही फिसड्डी से होती है। प्रवेश की आयु न्यूनतम 5 साल है। इसके बाद क ख की पढ़ाई होती है। अंग्रेजी के ABCD पहली कक्षा में रटाते हैं। तीसरी कक्षा में जाकर A से एप्पल लिखना सिखाते हैं। ज्यादातर स्कूलों में कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था तक नहीं। डिजिटल तो दूर, टूटे फूटे ब्लैक बोर्ड भी नसीब नहीं है। सरकारी स्कूलों में सियासी हस्तक्षेप बहुत है। अफसरों और राजनेताओं के बीच तबादले, नौकरी लगाने, बचाने और हटाने की मशक्कत चलती रहती है। शिक्षक का काम पढ़ाना ही नहीं बल्कि मिड डे मील, दूध वितरण, जनगणना, पशुगणना, ग्राम सभा, बाल सभा, परीक्षाओं में ड्यूटी और चुनावी ड्यूटी लगती है। पाठ्यक्रम सरकार बदलते ही बदल जाता है। किताबें तक समय से नहीं मिलती। और लगातार जिस तरीके से शिक्षा माफिया के सामने सरकार और शिक्षा विभाग ने हथियार डाले हुए हैं, दिखाने के लिए कार्रवाई होती है, लेकिन तब तक शिक्षा माफिया अपना खेल कर चुका होता है। तो ये मनमानी कब तक चलेगी, कब तक जो है शिक्षा माफिया के दबाव में है अभिभावक रहेंगे और शिक्षा माफिया की मनमानी के हिसाब से फीस और जो है अन्य सामान जो है लेते रहेंगे। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की बातें बहुत हुई, लेकिन कभी भी एक देश एक शिक्षा की चर्चा तक नहीं हुई है। उत्तराखंड सहित देश भर में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। नेताओं के बच्चे विदेशों में शिक्षा के लिए जाते हैं और देश के बच्चों को सरकारी स्कूलों में व्यवस्था तक नहीं मिल रही है। ऐसे में सवाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वक्त नहीं आ गया कि देश की जनता सरकार से डिमांड करे कि एक देश एक शिक्षा लागू की जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। फिर से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सामने आ जाती है। लगातार अभिभावक इसका विरोध करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड हो या अन्य राज्य, लेकिन हम उत्तराखंड में इस वक्त हैं तो उत्तराखंड की ही बात करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार यहाँ पर भी जारी है। कॉपी, किताब, ड्रेस, बैग की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। हर साल नई बुक्स आपको लेनी है। किताबों में कुछ सिलेबस या कुछ पाठ्यक्रम को बदल दिया जाता है तो वो किताबें भी जो आने वाली जो छात्र हैं क्लासों में उन तक नहीं पहुंचती, उनको भी नई किताबें ही लेनी है। इसके अलावा भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे अभिभावक परेशान हैं। हर साल फीस में हो रही बढ़ोतरी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, इन तमाम चीज़ों को लेकर आक्रोश भी देखने को मिलता है। अभी इस सीज़न में अगर देखें तो कई विद्यालयों में हमने देखा कि अभिभावक विद्यालयों के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे अभी तक स्कूलों की ओर से भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, जबकि फीस बढ़ोतरी की जो मनमानी है वो लगातार चलती है और अभिभावक खुलकर इस बात को कहते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पाएंगे। आज दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में तमाम सुविधाओं को देने की बात सरकार करती है, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आज तैयार नहीं। बहुत मजबूरी में, और एक अलग तबका है, एक मजबूर तबका है जो कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, वह पढ़ाता है, लेकिन एक बड़ा फ़र्क जब देखने को मिलता है शिक्षा के बीच तो सवाल कई खड़े हो जाते हैं। ऐसे में आज भी इतना तो साफ है कि सैलरी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में जाता है और लोग हर एक चीज़ की कटौती कर कर अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कब रुकेगी, इन पर लगाम कब लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है।
पूर्व में रही उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस की हो या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अभी तक ऐसा कोई ठोस निर्णय या ठोस कदम नहीं उठाया गया कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुक पाई हो। और ये बड़े सवाल हैं। हालांकि इस वक्त विपक्ष में बैठकर कांग्रेस इस पर जरूर सवाल उठा रही हो और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही हो कि हम आने वाले वक्त में एक्ट ला देंगे, फीस की बढ़ोतरी नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में ये स्थितियां कहीं दिखाई नहीं देती और यही वजह है कि अभिभावक परेशान नजर आते हैं, खासतौर पर जब एडमिशन कराना हो और दूसरी कक्षा में जाते ही बच्चे के पास जब किताबों का बोझ भी पड़ता है और अभिभावकों पर फीस का बोझ। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लगातार इसका विरोध अभिभावक कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष जो फीस में बढ़ोतरी हो रही है उसका विरोध जारी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इस पर कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। तो ये बड़ा सवाल है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर आखिर क्यों अधिकारियों के हाथ कांप जाते हैं, क्यों यहाँ पर कोशिश नहीं की जाती कि इस पर कोई शिकंजा लग पाए। और अभिभावक लगातार हर साल चिल्लाते हैं इस बात को लेकर, अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन फिर उनको चुप होना पड़ता है क्योंकि कई जगह इस तरीके की घटनाएं भी सामने आई हैं कि जिन अभिभावकों ने ज़्यादा बोला उनके बच्चों के नाम तक स्कूल से काट दिए गए। तो उत्तराखंड में भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। लगातार अभिभावक इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध के बावजूद भी हमारे पास कोई ठोस नीति नहीं है। हालांकि सरकार इस पर दावा कर रही है। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं कि मौजूदा वक्त में जो स्थितियां बन रही हैं, सरकार की उस पर क्या कोशिश है और विपक्ष के उस पर क्या सवाल है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बंदोनी जी स्टूडियो मौजूद हैं। प्रभा जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। आशीष सैनी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वर्चुअली जुड़े हुए। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ शिक्षाविद हैं तृप्ता शर्मा जी, मैडम आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और दीपक रावत जी हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका भी। प्रभा जी, सबसे पहला सवाल आपसे कर रहा हूं। मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है 2017 से, लगातार उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सामने आई, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अभिभावक अभी भी हमने देखा है कि कई जगह से स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाना है ही। सरकार क्या कोशिश कर रही है, मनमानी कैसे रुकेगी? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी जिस प्रकार हर विषय को बड़ी गंभीरता से वो लेते हैं, तो उसी प्रकार अभी हमने पिछले दिनों ही देखा है जब एक नया सेशन शुरू हुआ और जो भी उसमें अनियमितताएं पाई गई, तो जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर मैं कहूँगी बड़ी गंभीरता से इस विषय को लिया और तुरंत उस पर कार्यवाही की गई, तो मैं ये बहुत ही उनका सराहनीय कदम बताती हूँ। अब सबसे पहले हम ये कहेंगे कि अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ की हम बात करें तो इस प्रकार हमारे जिस राज्य में जो भी मैं कहूँगी प्राइवेट स्कूल है, अगर हम आज उन स्कूलों के बारे में बात करें तो तुरंत उन पर एक्शन लिया गया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि पिछले दिनों ही हमने देखा था कि जो प्राइवेट स्कूल थे, जब उनका जो जैसे ही शासन या प्रशासन के संज्ञान में यह बात आई कि कई स्कूल में ये यूनिफॉर्म से रिलेटेड बात हो या हम कहें कि बुक्स का हो कि उनको स्पेसिफिक शॉप से ही लेनी है, तो जैसे ही वो प्रशासन के संज्ञान में आई तो उनको तुरंत सील कर दिया गया। हमने खुद ये कार्रवाई देखी है और जिस प्रकार से और स्कूल जितने भी स्कूल थे उनको भी चेतावनी दी गई कि अगर कहीं से भी दोबारा ऐसा कोई मामला संज्ञान में आएगा तो उनको बंद तक कर दिया जाएगा। और इवन बंद नहीं किया गया, हमने देखा सारे केस उनके खिलाफ दर्ज कर दिए गए और खुद इसमें अभिभावकों ने इस चीज की प्रशंसा करी है धामी सरकार की कि हमारे उत्तराखंड में तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। उसके बाद हमने बहुत जगह ये देखा कि जो स्कूल मैनेजमेंट था, खुद उसके साथ जो जिलाधिकारी थे उन्होंने बैठकें करी और उनको आदेश दिए कि आप किसी भी प्रकार से जो नियम कानून बनाए गए हैं, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या ड्रेस, किसी भी तरह का आप पेरेंट्स पर मनमानी नहीं कर सकते हैं कि आपको इसी स्टोर से आपको लेना है या यहीं से आपको यूनिफॉर्म लेनी है। और इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार के द्वारा जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने खुद इस पे बहुत ही एक संवेदनशील बैठक ली और उन्हें टोल फ्री नंबर भी जारी किया। और उस टोल फ्री नंबर के जारी होने के बाद हमने खुद देखा है ये चीजें कि पेरेंट्स ने फोन भी किए और अगर किसी स्कूल में
कहीं पर भी हमने देखा कि गंभीरता से स्कूल ने नहीं लिया, उनको लगा कि शायद ये एक बार कार्रवाई हो गई है, अब ऐसा नहीं होगा। तो अभी हमने 3 दिन पहले ही देखा है या कल ही हमने देखा है, दोबारा से कुछ स्कूलों मैनेजमेंट के साथ बैठक की गई जिलाधिकारी ने, उसमें कई स्कूल से, अब मेरे को लगता है उनका, मैं आज तो अखबारों में उसका नाम भी आ गया है, 2 स्कूल हैं जिन्होंने जो फीस के मानकों को जिन्होंने पूरा नहीं किया गया, उन पे तुरंत कार्रवाई की गई और उनको कहा गया है कि आप ये फीस नहीं बढ़ा सकते, मानकों के अनुरूप आपको फीस लेनी पड़ेगी, या तो आप उस फीस को वापस कर दीजिए पेरेंट्स की, नहीं तो इसको अगला जो इनका मंथ होगा उसमें आपको इसको कम करना पड़ेगा पेरेंट्स के लिए। तो ये मैं कहूंगी बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और उसमें हमने ये भी देखा कि कई स्कूल मैनेजमेंट उसमें शामिल नहीं हुए। जब उसमें बैठक ली गई जो स्कूल मैनेजमेंट थे उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूल के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आज के ही हमने चैनल्स में भी देखा है, न्यूज़पेपर्स में। तो अब रवि जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे हमें ये पता चलता है कि उत्तराखंड में जो प्राइवेट स्कूल है अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। जो नीति आ गई है कि 3 साल में जो प्राइवेट स्कूल है वो 15% जो नीति के जो एक नियम प्रक्रिया पॉलिसी बनाई जाती है प्राइवेट स्कूल को रन करने की, उसके अकॉर्डिंगली वो फीस स्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही वो स्कूल यूनिफॉर्म है, आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। कोई पेरेंट्स कहीं से भी यूनिफॉर्म ले, कुछ भी चीज है, कोई भी उसको हम कहेंगे फोर्स नहीं कर सकता है। तो आप देख लीजिए। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई भी विषय, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री हो, उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं कि अगर कहीं से कोई भी ऐसा मामला संज्ञान में आएगा तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा और तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। ठीक है आशीष सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने कार्रवाई कर दी है, अब कोई भी प्राइवेट स्कूल, ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाएगा, अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा, कोई भी प्राइवेट स्कूल फोर्स नहीं कर पाएगा कि आप यहीं से ड्रेस खरीदें, कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी तरीके से 3 साल से पहले फीस नहीं बढ़ा पाएगा। ये कर दिया हमने। आशीष जी एक कहावत के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि जो जो दवा की त्यों मर्ज बढ़ता गया, यानी जैसे इन्होंने समाधान किए हैं उससे उस समस्या और बढ़ती चली गई। अभी इन्होंने कहा कि हमने फीस बढ़ाने पे रोक लगा दी है। इसी साल लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाई गई। अब इन्होंने लगता है कि अगले 3 साल तक की बात करनी होगी, तो उन्होंने अब की बार बढ़ाने के लिए मौका दे दिया होगा। मैं इस बात को भाजपा और कांग्रेस की जो राजनीति है इससे अलग रखते हुए एक बात कहता हूँ, क्योंकि ये समस्या किसी सरकार के समय में कम रही, किसी में ज्यादा रही, ऐसा नहीं है। और माफियाओं की मिलीभगत हमेशा, स्कूल माफियाओं की मिलीभगत हमेशा सरकार में किसी को मंत्री बना दो तो उसको भी रही है। कांग्रेस सरकार में जो मंत्री रहे वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए और भाजपा सरकार में जो मंत्री है वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अब लेकिन मेरा एक निवेदन है, अभी इसमें कंप्लेंट जब नंबर जारी किया गया, टोल फ्री नंबर, तो इसमें इन्होंने एक बाध्यता लगा दी, केवल अभिभावक ही शिकायत कर सकते हैं। यानी अभिभावक जो भी डरता है अपने बच्चे के करियर को लेकर, तो इन्होंने वो बाध्यता लगा दी ताकि वो शिकायत न कर पाए। इसमें अभिभावकों के शिकायत की जो फाउंडेशन है इसे हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अभिभावक स्वयं शिकायत करने के बजाय अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति से शिकायत कराएगा, जिससे पता लग जाए कंप्लेंट क्या है। दूसरा, एनसीईआरटी की बुक्स है। एनसीईआरटी की बुक के अलावा यदि कोई भी बुक स्कूल के छात्र के पास पाई जाए तो स्कूल की मान्यता तत्काल रद्द कर देनी चाहिए, स्कूल जब्त करके सरकारी स्कूल घोषित करके चलाया जाना चाहिए। ये कड़ा निर्णय जब तक हमारे अधिकारी नहीं लेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो एक बात। दूसरा विषय फीस वृद्धि को लेकर है। अरविंद पांडे जी पिछली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा इनकी फीस निर्धारित करने के लिए जो टीचर्स की फीस है और वहाँ सुविधाएं मिलती है उसके अनुसार फीस निर्धारित करने का समय मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई ऑडिट वहां नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 7-8 साल में कोई एक स्कूल भी इस ऑडिट में फंसा हो, जबकि गड़बड़ियां सब कर रहे हैं। उसमें 2 गड़बड़ियां हैं। नंबर 1, टीचर्स की सैलरी सबसे कम 10,000 5,000 में, बहुत आपकी तो फिर भी 18-20 हजार की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 10,000 और 5,000 में मजबूर है काम करने के लिए। उसके बाद जो हमारे 80,000 वाले शिक्षक हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी जो सरकारी स्कूल है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और दोनों जगहों पर ऐसा मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है कि जहां प्राइवेट स्कूलों में फीस बेतहाशा वृद्धि की गई है, टीचर्स की तनख्वाह बहुत कम है, और वहाँ सरकारी स्कूल के टीचर्स की तनख्वाह ठीक खाती है, लेकिन वहाँ बच्चे से फीस ली जाती, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। तो दोनों जगहों की स्थिति इतनी भयावह है कि ना तो वहाँ प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा पाओगे, ना सरकारी में पढ़ाई कहीं नहीं है।
बच्चे अपनी मर्जी से अपने आप पढ़ रहे हैं, अपने आप पास हो रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। ट्यूशन पढ़ने को मजबूर है प्राइवेट स्कूल में जाने के बावजूद भी। तो मेरा ये कहना है कि ये राजनीतिक दलों की सीमा से बाहर हट के मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को इस पे 2 नियमों पे स्पष्ट कार्रवाई करे। यदि बच्चे के बैग में एक भी बुक प्राइवेट मिली तो स्कूल की मान्यता रद्द, और यदि बच्चे के फीस बढ़ाई गई बिना किसी कारण के, बिना ऑडिट कराए, तो भी स्कूल की मान्यता रद्द। और ये स्कूल की मान्यता रद्द ये नहीं कि तो मान्यता रद्द कर दी बात खत्म हो गई। स्कूल का पूरा परिसर सरकार के अंडर में होगा। वहां काम करने वाले टीचर्स को चाहे आप मानदेय के रूप में दे, कोई चाहे शिक्षा मित्र के बराबर सैलरी दे, उनको शिक्षा मित्र घोषित करके वहां काम कराए। ठीक है आशीष जी, एक बात तो अच्छी है कि आपने ये भी कहा कि कोई बड़ी उपलब्धि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कांग्रेस के टाइम पर भी नहीं थी, और हालांकि मौजूदा वक्त में भी नहीं है। हालांकि सरकार बात कर रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री इसको लेकर बहुत गंभीर हैं, और यही वजह है कि टोल फ्री नंबर भी जारी किए जा रहे हैं। हालांकि उस पर आपने कहा कि अभिभावक के अंदर एक डर होगा कि अगर वो अपने बच्चे की ही शिकायत करता है किसी स्कूल में तो उसके बच्चे को वहां से उसका नाम काट दिया जाएगा, या किसी भी तरीके का डर है, तो इसको भी इसमें बदलाव करना चाहिए। उस पर हम बात करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल से दीपक रावत जी हमारे साथ हैं। रावत जी, अगर हम बात करें तो लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सबके सामने है। हम तो आज अब तमाम अभिभावकों से हमने बातचीत की, हमने बताया भी कि अभिभावकों ने कहा कि जितनी हमारी तनख्वाह है, जितना हम कमाते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा है जो हमें फीस के रूप में देना पड़ता है। हमें पता है कि गलत हो रहा है, हर साल बढ़ाया जा रहा है या फिर तमाम चीज़ों पर फोर्स किया जा रहा है, वो गलत है, लेकिन मजबूर है। रवि जी, आपने शुरू में इस डिबेट का कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, वो 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं करती है। और इससे पता चलता है कि अब जब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजनीति चाहिए जहां से वो राजनीति से अपने आप को मजबूत कर सके, क्या एजुकेशन समाज सेवा के प्रति भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं है? जहां वो एक तरफ राजनीतिक रूप से प्रखर होकर चर्चाओं में हमेशा इस बात को लाती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या 1 नेशन 1 एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? रवि जी, जब शिक्षा समाज सेवा से ज्यादा व्यवसायिक बन जाए, वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा छात्रों के साथ साथ माँ बाप को भी भुगतना पड़ता है। देखिए विडंबना, देखिए इस प्रदेश की सरकारी स्कूल हर साल बंद होते जा रहे हैं। शिक्षक नहीं मिल रहे हैं सरकार को, और छात्र नहीं मिल रहे हैं सरकार को, और उलट प्राइवेट स्कूलों में हर साल फीस के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है। आर्थिक बोझ माँ बापों के ऊपर डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलना। फीस 8 साल से शासन में है, हर वर्ष ये मुद्दा उठता है जब नया सेशन स्टार्ट होता है एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। हर साल, ये आज ही का नहीं हुआ है, पिछले साल भी उठा था। तब कहां थे मुख्यमंत्री जी? गांधारी बने हुए थे क्या? आंखों में पट्टी बांध ली थी? तब कहां थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? तब ये गांधारी बन जाते हैं, आंखें होते बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का भगवे रंग की पट्टी बांध लेते हैं। ये स्थिति है। और आज कह रहे हैं कि ये एक्ट लाएंगे। ये एक्ट पिछले साल भी लाने की बात कर रहे थे रवि जी, कहां है वो एक्ट? अब तक क्यों नहीं आया? क्यों समाचारों पत्रों के माध्यम से ही जनता को सिर्फ बरकलाया जा रहा है कि 10% बढ़ेगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 साल तक ना बढ़े। ये कौन सी बात 3 साल की मांडवाली करने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहा है? ये क्या कहना चाह रहे हैं अखबारों के माध्यम से कि 3 साल? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लाइए ना एक्ट को, एक्ट के दायरे में स्कूल को लाइए, सारे स्कूलों को लाइए, और अपने सरकारी स्कूलों को भी लाइए। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां शिक्षक न मिल रहा हो, छात्र नहीं मिल रहे हो, उससे सरकार, हमारी जो उत्तराखंड सरकार है वो जूझ रही हो, लगातार स्कूल बंद होते जा रहे हो, वो समस्या अलग है। और दूसरी तरफ जहां छात्र भरे जा रहे हो, वहां पर फीस के नाम पर उनको लूटा जा रहा हो। तो इस स्थिति ये है यहाँ के प्रदेश के नागरिक की, या यहाँ के जो नौनिहाल है हमारी, जहां स्कूल जा रहे हैं वहां न शिक्षक मिल रहा है, वो समस्या अलग, और जहां वो जा रहे हैं वहां स्थिति ये हो गई है कि अब फीस के नाम पे लगातार नोचा जा रहा है।
माँ बापों को ठीक है। नोचा जा रहा है, ठीक ये है स्थिति दीपक हो जी, चुकी ठीक है। प्रभा जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में रेणुदीप सिंह भी जुड़ गई हैं, समाज सेवी हैं। मैम, आपके बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में, और हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। अपने तमाम मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे कि शिक्षा को लेकर किस तरीके से सरकारों की कोशिश है कि जो शिक्षा माफिया पनप रहे हैं उनको रोका जा सके, और जो बेतहाशा फीस बढ़ रही है उसको भी रोका जा सके। तो हमारे साथ यहाँ पर शिक्षाविद तृप्ता शर्मा जी भी हैं। तृप्ता जी, क्योंकि आप लोग शिक्षा को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है। आज के वक्त में हर कोई प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहा है। सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, तमाम चीज़ सबके सामने, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है। इस सब्जेक्ट को हम कैसे समझ सकते हैं आपके माध्यम से? नमस्कार सभी लोगों को, मेरा और आपके चैनल का बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, जिसको कि हमें लाने में अपने यहाँ पे 70 साल लग गए। तो आप सोचिए कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जो डिफरेंस है, जब मेरे यहाँ बैग, शूज़, सॉक्स, खाना, सब चीज़, यूनिफॉर्म, सब चीज़ें हमारे सरकारी विभाग स्कूल में मिल रही हैं, उपलब्ध हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, हाईली सैलरीड हैं, तो मैं फिर प्राइवेट की तरफ हमें क्यों जाना चाहिए? ये तो शिक्षा का अधिकार के अनुसार हमने सारी सुविधाएं उनको दे दी, सरकार के द्वारा सब चीज़ हमें उपलब्ध करा दी है। अब आते हैं प्राइवेट वाले में बात में। जब प्राइवेट वाले में आप गए हैं, आपको वो सुविधाएं वो दे रहे हैं जिसका वो चार्ज कर रहे हैं, उस पे सरकार को नियंत्रण लाने के लिए एक्ट में, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें बकायदा क्लॉजेस हैं जो स्कूल की नियमावली को तय करते हैं। पब्लिक स्कूल की नियमावली, उसमें पूरी हमारे आर्टिकल्स में पूरे क्लॉजेस क्लियरली मेंशन है कि ना तो फीस ऐसे बढ़ाई जाएगी बेतहाशा, और ना ही जो है बच्चों को किसी चीज़ के लिए भी बाध्य किया जाएगा। तो अब उसमें यदि हम उसका अनुपालन कराने में कहाँ सफल हो रहे हैं, इसके लिए मेरा ये थोड़ा सा कहना है कि इसके विषय में आप विदेशों में जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है, प्राइवेट स्कूल्स कोई नहीं है वहाँ पे, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को ही इतना डेवलप कर लें कि सब वहीं पर ही जाएं बच्चे। वो ही खर्चा जो हमारे बच्चे हैं, राइट टू एजुकेशन में भी बच्चे हमारे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं 25%, तो वो बच्चे भी तो वहाँ जा ही रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो उस बच्चे को पूरा वो खर्चा, जो एक बच्चे का हमारा कैलकुलेशन है, एक टीचर की सैलरी एक बच्चे पे कितनी आती है, फ्री बुक्स हैं, फ्री, इवन इस बार तो फ्री नोटबुक्स भी दी जा रही हैं, तो वो, हाँ जी, तो सब चीज़ों की कैलकुलेशन करके ही उनके फीस का स्ट्रक्चर को उसके लेवल पर ही लाना चाहिए। ऐसा फी एक्ट हमारा राइट टू एजुकेशन में, फीस एक्ट नहीं है, उसमें फीस के लिए क्लॉजेस हैं जो पब्लिक स्कूल की परमिशन दी जाती है तब दी होती है। अब इसमें थोड़ी असफलता तो सरकार की मैं मान सकती हूँ कि वो इसको कंट्रोल करने के लिए इसके संबंध में अभिभावक की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई के अनुसार पब्लिक स्कूल्स भी अपनी रोना रोते हैं। मैं क्योंकि शिक्षा के पब्लिक स्कूल्स के भी कंसर्न में रहती हूँ, तो गवर्नमेंट में भी रहती हूँ, तो वो लोग भी बहुत परेशानी में आते हैं, क्योंकि उनको यूनिफॉर्मिटी भी तो बनानी है, स्टैंडर्ड बना रहे हैं जब वो क्वालिटी दे रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी 5 जजेस की बेंच थी, उन्होंने ये डिसीजन दिया था 2009 में, जिसको कि अब मैं नहीं कह सकती क्यों अनुपालन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि आप जो हैं ये सुविधाएं ले रहे हैं ना, तो यू हैव टू पे फॉर इट। जब जहां पे सरकार हमें अनुदान देगी तो हम उसके लिए बाध्य होंगे कि हम उनके रूल्स को फॉलो करें। लेकिन जब पब्लिक स्कूल्स की रिकॉग्निशन या हमारी उसको एफिलिएशन को हम दोबारा रिवाइव करते हैं, उन सब में जो है वो दी जाती है, तो थोड़ा पीटीए जो है वो उसका गठन होना बहुत ज़रूरी है।
पेरेंट की अभी जो सहभागिता है वहाँ पे स्कूल में एसोसिएशन बनाकर वो ज़्यादा सटीक मैं समझती हूँ। अच्छा कदम होगा कि वहाँ के अभिभावक, कुछ समाज सेवी और शिक्षा के जो हमारे टीचर्स हैं सीनियर, वो मिलके एक एसोसिएशन बनाए और वो जब सेशन स्टार्ट होने वाला हो उससे पहले ही वो उसके लिए अपनी फीस का या यूनिफॉर्म्स का या सब कुछ जो है ना वो डिस्कस करके उनको निर्धारित करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है उससे फिर किसी को ये जो व्यवधान आता है या बच्चों को टॉर्चर करने का डर रहता है पेरेंट्स को, ये सब कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि पेरेंट्स भी वही बच्चों के ही पेरेंट्स आए हुए हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। अब चर्चा जारी रहेगी, यहाँ पर रोक रहा हूँ आपको, और हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद चर्चा जारी है कि किस तरीके से जो आज तमाम अभिभावकों की एक मजबूरी बन गया है उसे हम कैसे समझ सकते हैं और सरकार इस पर क्या कर सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि आज एक अभिभावक चिंतित है इस बात को लेकर कि फीस बढ़ोतरी कब कितनी हो जाए और वो उसको अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और ऐसे में नाम दिया गया है कि ये मनमानी है और तमाम स्कूलों की तरफ से ऐसा किया भी जा रहा है, जहां पर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि इस फीस की बढ़ोतरी के पीछे क्या मानक रखे गए। जबकि हम तमाम जो बातचीत कर रहे हैं इसको लेकर तमाम मानक हैं, लेकिन उन मानकों का पूरी तरीके से अगर पालन होता तो स्थितियां ठीक होती। आज ये स्थितियां नहीं होती कि तमाम स्कूलों के बाहर प्रदर्शन चल रहे हैं या फिर हर एक अभिभावक परेशान है। हमारे साथ समाज सेवी रेणु डी सिंह जी भी हैं। मैडम, मैं समझना चाह रहा हूं कि आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हर एक अभिभावक कहीं ना कहीं परेशान है। आज वो फीस देता है, उसको फिर एक चिंता सताती है कि बच्चा जब अगली बड़ी क्लास में जाएगा तो और ज़्यादा फीस बढ़ जाएंगी। मुझे बाध्य किया जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें आपको करनी है। अब ये जो तमाम चीज़ चल रही है, कैसे इसको समझ सकते हैं और इसका निवारण क्या है? जी, धन्यवाद रवि जी, और धन्यवाद HNN जिसने इतना अच्छा विषय को यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर के आए हैं। ये बड़ा आवश्यक मुद्दा है और मुझे इसमें कुछ मेन चीज़ें बतानी होंगी जिसको मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगी। सबसे पहली बात यह है कि उत्तराखंड में अगर आप देखें तो 5000 प्लस प्राइवेट स्कूल्स हैं, करीब करीब आप चेक करें। साथ ही साथ 21 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस समय उत्तराखंड में हैं। समस्या सिर्फ स्कूलों की नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज़ और एफिलिएटेड कॉलेजेस की भी है, जहाँ पे फीस हाइक से लेकर के और अन्य बहुत सारे इस तरह के चीज़ें हो रही हैं जिससे आम आदमी बहुत बुरी तरह आर्थिक रूप से पिसा हुआ फील कर रहा है, प्रताड़ित भी फील कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली है कि 2009 से लेकर के वर्ष 2019 तक पूरे देश भर में करीबन 9 प्रदेशों ने जो है रेगुलेटरी एक्ट लेकर के आए जिसमें ये सारी चीज़ों पे रेगुलेटिव उस पे नियम बनाए गए। 9 प्रदेशों ने इसको चुना, जिसमें बिहार हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य थे। और भी राज्य उसकी प्रक्रिया में आने चाहिए थे जो किंचित कारणों से नहीं आए। रही बात सरकार के इस पे ढिलाई की, तो कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हमें जड़ से इस चीज़ को अगर निवारण करना है तो मैं भी यहाँ पर मेरे साथ में जो बैठे हैं दीपक रावत जी, इन्होंने एक बात बोली कि जिस तरह से हम 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बात करते हैं, 1 नेशन 1 लॉ पे बात करते हैं, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, उसी तरह से यूनिफॉर्म एजुकेशन, यूनिफॉर्म नेशनल एजुकेशन पे तो बात करनी है। नई शिक्षा की जो नीति आई उसमें बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें आई, और लेकिन जो ये वाला एक मुद्दा रहा, ये कहीं ना कहीं हमारी उत्तराखंड सरकार की नज़र में जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि मैं निष्पक्ष हूँ, नॉन पॉलिटिकल हूँ, पर पॉलिटिकल नहीं हूँ, चीज़ों को देखती भी हूँ और समझती हूँ। 40 वर्ष के मेरे अनुभव में मुझे ऐसा लगा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमने पब्लिक को इन चीज़ों को इग्नोर किया, इनकी उपेक्षा करी, तो इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही दूरगामी भी होते हैं और ऑब्वियसली नकारात्मक हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सफ़र कर रहा है। आप ये देखिए, चाहे बड़ी क्लासेस के बच्चे हों, हायर एजुकेशन के बच्चों के पेरेंट्स हों, चाहे प्राइमरी के या बेसिक के, हर
हर पेरेंट परेशान है, क्योंकि उसकी कमाई का एक इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ इन महंगे विद्यालयों में चला जाता है। अगर सरकारी विद्यालयों की बात करें तो क्या सरकारी विद्यालय केटर कर सकते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन का? आपने देखा है कि पिछले 10 से 20 सालों के अंदर जनसंख्या पे भी एक बहुत भारी विस्फोटक स्थिति है। बहुत ह्यूज नंबर जो है वो इस समय है, और उसको सिर्फ सरकारी स्कूल पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पर मैम ने भी बहुत अच्छी बात बोली है, तृप्ति मैम ने, कि ये इस तरह से नहीं चलेगा। इसमें कमेटीज को जल्दी से त्वरित तरीके में बनाया जाना बहुत आवश्यक है। जिला लेवल पे तो बनाए, तहसील लेवल पे भी बनाया जाए, और सबसे बड़ी जरूरत है कि एक कैपिंग का रूल लेके, एक रेगुलेटरी रूल लेकर के आया जाए कि इससे अधिक फीस कोई नहीं ले सकता। दूसरी बात है, जो विद्यालय इनका अनुपालना नहीं कर रहे हैं, करने में अक्षम है या जो भी रीजन है, या विलिंगली नहीं कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वहां पर नॉन कंप्लायंस करने वालों की सबसे बढ़िया इलाज ये है कि इनकी ग्रांट्स रोक दीजिए। जब ग्रांट्स रुकेंगी सबको याद आ जाएगा अपना कर्तव्य क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि दबाव बहुत जरूरी होता है, और जब तक ऊपर, और आर्थिक दबाव से बड़ा, जिस तरह से पेरेंट्स के ऊपर इतना बड़ा आर्थिक दबाव पड़ रहा है, तो क्यों ना ये जो सपोर्ट के खा रहे हैं हमारे हार्ड अर्न पैसे को, यहाँ पे सपोड़ी चल रही है प्राइवेट विद्यालयों के दौरान, यही शब्द बोलूंगी, क्योंकि ऐसा मुझे महसूस होता है कि पैसे कमाने के लिए तो इतना बड़े बड़े आपने विद्यालय बना लिए, स्कूल खोल लिए, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलनी, लेकिन आप जिन लोगों से पैसे बना रहे हैं उनके विषय में किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं है। और इसमें पेरेंट्स को भी बिल्कुल एकजुट होकर के सामने आना चाहिए, और ये भी चेक करना बहुत जरूरी है रवि जी कि इनको सरकार से, ये जो विद्यालय हैं जो ये सपोड़ी का काम कर रहे हैं, सपोड़ने का काम कर रहे हैं, घी मलाई सब, इनसे ये भी पूछा जाए कि क्या क्या वो लाभ ग्रांट के अतिरिक्त भी गवर्नमेंट से लेते हैं। जिस प्रकार से जो ये जमीन पे जहाँ पे बनते हैं तो ये वहां पे बड़े बड़े ये वादे करते हैं, जो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें भर के देते हैं कि हम गरीबों को करेंगे, गरीबों के लिए कार्य करेंगे, शिक्षा का स्तर अच्छा कर देंगे। ये बहुत सी बातें, मेन चीज है, आर वी रेडी टू गेट सम रेगुलेटरी एक्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सरकार को इस तरफ बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा जिसने भी निग्लेक्ट करा उसका नुकसान हुआ है हमेशा। बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है। तृप्ता जी आप करें कुछ। सर, इससे मेरा ये कहना है ना कि हम इनको सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता, इसीलिए उनके ऊपर, वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड सुप्रीम कोर्ट में भी यही डिसीजन हुआ कि जब उनको सरकार कोई सहायता नहीं कर रही है, यदि उनको कोई सहायता दी गई है तो वो इसके लिए बाध्य हैं। वो हमारे एडेड स्कूल्स होते हैं, अनुदान पाते हैं, वो वाले हैं, लेकिन वहाँ पर भी तो बच्चों की स्थिति यही है। बाकी रही बात ये कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, देखिए, जिसका शिक्षा का सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज में हो चाहे कहीं हो, वो ही देश सक्सेस हो पाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ में कानून का भी, और ये तीनों चीज़ें मिल जाएं, और उसमें हमें ही अभिभावकों को ही, जनमानस को, मैं तो अभिभावक से ज़्यादा समझती हूँ जनमानस यदि वर्ड बोलूँ, उनको इस बात में जुड़ना पड़ेगा। और इसके लिए इंस्टेड ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारी एसोसिएशन बनती है, उसमें वो हर लेवल का, प्राइमरी, सेकेंडरी, जूनियर सेकेंडरी एंड अपर सेकेंडरी, तो उस सीनियर सेकेंडरी, उनको हम ज्वाइन करवा के, और तब उसमें सामाजिक वालों को भी इन्वॉल्व करें, और उन पेरेंट्स के साथ में बैठा के, और एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि शिक्षा विभाग एक नोटिस देने लायक ही कार्रवाई करने का कर पाता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाता। ज्यादा नोटिस ही दिया जाता है, इससे ज्यादा कोई कार्रवाई होती नहीं, और कार्रवाई नहीं की जा सकती है। क्योंकि आपने ये भी बताया कि दिक्कतें कहाँ पर आती हैं। हाँ जी, आपने ये बताया कि दिक्कतें कहाँ पर आती है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभा जी, क्योंकि आप लोगों की सरकार है, और यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि देखिए, अब जो लोग इस वक्त जो अभिभावक हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल होगा कि अगर सरकारी स्कूलों के हालात अच्छे होते तो फिर ये दिक्कत ही नहीं होती, चिंता ही नहीं होती। लेकिन सरकारी स्कूल तो आज हमारे बंद हो रहे हैं, कहीं 2 बच्चे हैं, कहीं 4, कहीं तो जितने बच्चे उतने ही टीचर भी हैं। देखिए रवि जी, इस विषय में तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो सरकार की पॉलिसी है, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। अगर वो सरकारी स्कूलों की हम अभी बात कर रहे थे, तो बजट में सरकार ने कहीं ये नहीं कहा है कि आप स्कूल बंद कर दीजिए, कहीं ये नहीं कहा है कि, हमने तो ये सरकार ये कह रही कि अगर कहीं पर एक बच्चा भी स्कूल में आ रहा है तो उसको पहली क्लास में कोई एक बच्चा भी है तो उसके लिए भी शिक्षक वहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि सरकार के पास पैसे नहीं है या सरकार बजट नहीं आवंटित कर रही है, आप देख लीजिए, जब हम
हमने बजट भी राज्य का बनाया था तो उसमें सारे हितधारकों को वहां पर बुलाया था, चाहे वो शिक्षाविदों की। लेकिन अगर आज शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा के एजुकेशन फील्ड से भी लोग वहां पर आए थे, उनसे भी राय मांगी गई थी कि किस प्रकार से हमें शिक्षा के लिए बेहतर हम काम कर सकते लेकिन हैं। सरकारी स्कूलों की हालत ना तो कांग्रेस ठीक कर पाई और ना ही आप लोग ठीक कर पाए, ये तो सच है ना। अगर आपने सरकारी स्कूलों की हालत मैं ठीक इस की पे है, आ रही हूँ। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, बच्चा ही नहीं आ रहा है सरकारी स्कूल में। वो जो वहाँ के जो टीचर है, प्राइवेट स्कूल में एक फर्क है ना, प्राइवेट स्कूल का टीचर का काम है सिर्फ पढ़ाना, सरकारी स्कूल के टीचर को तमाम और काम भी करना है। इलेक्शन आएगा तो टीचर को काम करना है, तमाम और चीजें, कई चीजें हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई। हाँ जी रवि जी, मैं इस पर आ रही हूँ। देखिए जो अभी आपने ये मुद्दा उठाया ये भी बिल्कुल कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है, और ये हमारे अभी शिक्षा मंत्री जी ने इस बारे में अभी एक मीटिंग भी ली और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि जो इलेक्शन हो या जो हमारे साइड जितने भी काम होते हैं जहाँ पे हमने देखा है कि शिक्षकों को लगा दिया जाता है तो उसको उस पर रोक लगाई जाए, जिससे कि जो, क्योंकि सरकार, मैंने आपको पहले ही बताया कि शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है, चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में हम काम करने के बारे में कह रहे हो, चाहे बच्चों की मैं कहूँगी क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि हम आवासीय विद्यालय खोल रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह पलायन की मार भी पहाड़ों में हमें शिक्षा के उसमें मैं आपको बता रही थी, जिसकी वजह से वहां बच्चों की संख्या नहीं है। तो जब हमें लगा कि बच्चे वहां पर कम है तो हमने क्लस्टर स्कूल की वहां पे बात करी। तो जो क्लस्टर स्कूल हमारे थे जो 5 किलोमीटर के दायरे में थे तो उनको इकट्ठा करा जा रहा है बच्चों को, और अगर वहां पर ये पेरेंट्स की तरफ से आएगा सुझाव कि वहां पर एक हॉस्टल बनाना है तो उसके लिए सरकार की तरफ से कहीं पर भी मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी रेणु जी ने भी बहुत अच्छी, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो बात करे। तो रवि जी देखिए, जो हालिया अभी सरकार ने गंभीरता से इतने निर्णय लिए हैं प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ोतरी के लिए, वो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद जो पेरेंट्स थे उनके साथ मीटिंग करी, उनको बुलाया, और इन मीटिंग का ही मैं करूंगी ये नतीजा है कि जो आज उन पे लगाम लगा दी गई है, और जो स्कूलों ने अपनी मनमानी करनी चाहिए उनके ऊपर कड़ा मैं कहूंगी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, और उनकी कितनी बदनामी आज देख लीजिए अखबारों के माध्यम से हो रही है, उन स्कूल को पता है। और जो स्कूल वहां पर नहीं आ रहे हैं उनका भी नाम घोषित किया जा चुका है। लेकिन इससे लगाम कितनी लगी ये देखने वाली बात होगी। आशीष सैनी जी कांग्रेस की बात सुन लेते हैं। आशीष सैनी जी, आशीष सैनी जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आशीष सैनी जी से दोबारा संपर्क करेंगे। दीपक रावत जी, अभी हमने भारतीय जनता पार्टी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं और मनमानी को रोकने की इस वक्त पूरी तैयारी है। रवि जी, एक चीज भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे बता दें, प्राइवेट स्कूलों की फीस 10% बढ़ेगी, ये आंकड़ा कहां से मिला इनको? ये विचार इनको दिया किसने? ये आया कहां से 10%? मतलब पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीटती है कि हमारी महंगाई 6.5% बढ़ी। तो भाई 6.5% क्यों नहीं हुआ? अच्छा 7% बोल दीजिए। दीपक तो जी, ये तो 7% भी नहीं हुआ, बोला है 3 साल में एक बार वो बढ़ाएंगे, और आप ये देखिए पहले सुन लीजिए, ये 10% कहां से आ गया? किसके कहने में आया? अच्छा ठीक है, आशीष सैनी जी आपको आवाज मिल रही? देखिए हो क्या रहा है, एक तरफ जब महंगाई अगर 7% बढ़ रही है तो आप 7% के हिसाब से बताइए ना। अब देखिए तुलनात्मक अध्ययन कहाँ है? क्या जो अभिभावक जहां वो नौकरी कर रहा है, दिक्कत कहां आ रही है? जो कोई भी मजदूरी कर रहा हो या कहीं पर हो, क्या 10% जो सरकार चिल्ला रही ना कि 10% बढ़नी अनिवार्य बढ़ा देंगे, तो क्या 10% उसकी सैलरी बढ़ी? वो जितने मजदूर हैं, अगर आप उत्तराखंड में कह रही हैं दीपक जी, जो उन प्राइवेट आज यहाँ पे जो सर्वे वाई प्रति व्यक्ति आए साल की 2 लाख से ऊपर चली गई है, तो उत्तराखंड में तो बढ़ रही है ना। हम तो कह रहे हैं कि हम उनके आय के साधन बढ़ा रहे हैं। जो महंगाई की दर है, अगर आप और राज्यों से कंपेयर कर लीजिए, उत्तराखंड की जो सरकार है वो निरंतर इस दिशा में काम कर रही है, और हम कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एवं कांग्रेस की बात सुन लेते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे सिर्फ बिजनेसमैनों के साथ खेल रही है, तो सरकार ने जो एक प्रभा जी सुन लीजिएगा, प्रभा जी सुन लीजिए, प्रभा जी सुन लीजिए, प्रभा जी सुन लीजिए, महंगाई 7.5% प्रभा जी सुन लीजिए, फीस 10% कैसे बढ़ सकती है? ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। आशीष सैनी जी, आशीष सैनी जी, आशीष सैनी जी, ठीक है प्रभा जी, ठीक है, वो बात आ गई, प्रभा जी बात आ गई। महंगाई बढ़ेगी 7%, आप पहले पढ़ तो लीजिए, इसमें आप बोल फीस बढ़ेगी 10%। ठीक है, आशीष सैनी जी, आशीष सैनी जी। जी देखिए, मेरा विषय केवल 2 ही शब्दों का है। हाँ। नंबर 1 कि यदि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारनी है,
और वास्तव में आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूल एक आइडियल कंडीशन में काम करे, तो आप एक कानून ले आइए कि सरकारी कर्मचारियों के सब बच्चे केवल सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो और चाहे वो किसी भी पद पर हो। तो उन सब के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ने का आप आदेश जारी कर देंगे तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों में सुधार होगा। कारण क्या होता है कि एक साथ मध्यम वर्गीय आदमी जब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ ले जाता है सरकारी स्कूल से निकालकर, तो मुख्य कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा कारण है शिक्षकों की गंभीरता, तीसरा कारण है कि वहां पर जो कोर्स का जो लेवल है, पढ़ाने का जो लेवल है वो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में कहीं कम रह जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, प्राइवेट स्कूलों की प्लानिंग कितनी बड़ी है। मैं प्राइवेट स्कूल के मालिकों को हमेशा ये दायरे में रखता हूँ कि वो शिक्षा माफिया के दायरे में आ गए हैं। आज उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो शिक्षा चलाने वाले, दुकान चलाने वाले जो स्कूल के लोग हैं, ये लोग सरकार में पूरा दखल रखते हैं। फिर किसी की हिम्मत नहीं है, बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन के लिए सिफारिश बड़े बड़े नेताओं के यहाँ लगाने वाले लोग बैठ जाते हैं, तो उसी का लाभ पूरे साल तक उठाते हैं। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि आप अगर प्रदेश में शिक्षा का सुधार करना है और निःशुल्क शिक्षा की तरफ जाएंगे और सरकारी स्कूल के कम से कम इतना तो करें कि वो बच्चे वहां पढ़े। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों में आप एक बीजेपी सरकार क्या ट्रिक खेल रही है पिछले 7-8 साल से, वो लगातार अप्रैल के पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते में ये सब बात करते हैं कि हम फीस रेगुलेटरी लाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम बुक्स नहीं लगने देंगे। तब तक तो ये बुक खरीदी जा चुकी होती है। ये इतनी लेट लतीफी इसलिए है कि इतनी अखबारों को छोड़ दीजिए, स्कूलों में एडमिशन हो चुके हैं सर, ये तो आपने देखा होगा। आप लेट जाग रहे हो। सारे झूठे हो चाहे गए जो उत्तराखंड में सरकार वनों में आग लगने की बात हो, खुद कह रही है, वो खुद मीटिंग में जा रहे हैं, डीएम के साथ पेरेंट्स की मीटिंग हो रही आग है, लगने की बात डेली हो, हमें पता चल जल रहा है भराव कि की बात हो, यूनिफॉर्म के रेट कम हो स्कूलों गए, में पेरेंट्स एडमिशन कहीं के से समय भी की बात यूनिफॉर्म ले हो, सकते ये हैं, सरकार और हमेशा रिकॉर्ड लेट ये चलती बातें है। हो रही है, ठीक है। हवाई ये बातें नहीं हो रही। नहीं, तो आप आपको बात इनको ठीक भी कर रहे हैं, समझना चाहिए लेकिन कि इसके लिए, सरकार कितनी लेकिन इन गंभीरता से मानकों ले पर रही है। आगे भी काम किया जाएगा ना, ये महत्वपूर्ण है कि उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ नहीं है, इनका पालन नहीं है, बुनियादी उनका अधिकार है ये। नहीं, अभी प्रवासी की बात है ना कि कार्रवाई नहीं कर सकते, नोटिस से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस की सरकार नहीं है जो केवल घोटाले की सरकार है या केवल भ्रष्टाचार फैलाने की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है राज्य में। प्रवासी नोटिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे अभी भी, कहानी ये अभी भी चलने कुछ वाला नहीं नहीं कर है। पाएंगे। अगर मानकों का पालन नहीं भी किया जो आप कह रहे हैं, नोटिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। रवि जी लेट हो चुके हैं, लेट हो चुके हैं, बहुत लेट हो आज की चुके हैं, चर्चा में बात दो खत्म हो बहुत चुकी है। महत्वपूर्ण कमेंट में ले लेता हूं। रेणु डे सिंह जी, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, कैसे सुधरे ये चीजें? जी, आप बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, सभी ने अपनी अपनी बात बहुत सही कही है, सबके मैं सुन रही थी जी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हम लोगों को एकजुट होकर उठानी है और सिर्फ प्रदेश लेवल पे नहीं उठानी है, नेशनल लेवल पे उठानी होगी, राष्ट्रीय स्तर पे हमें बात कहनी है कि रेगुलेटरी एक्ट जो कि इतना सख्त होना चाहिए कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभागों या शिक्षा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में जो लोग भी आ रहे हैं, एक तो माफिया जो बात कही सैनी जी ने, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ऑलमोस्ट इट इज लाइक अ माफिया। तो क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस तरह से अस्पताल में मरीज किसी का विरोध नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो है नुकसान है, इसी तरह से पेरेंट्स भी खुल के नहीं आ पाते एकजुट होके, क्योंकि उसके बच्चे को फिर प्रताड़ित किया जाएगा, उत्पीड़न किया जाएगा। ये भी एक चीज को याद रखिए, जब एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एक्ट आ जाएगा, सख्त कानून आएगा, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार का मैं बहुत प्रशंसा इस मामले में करती हूँ कि यूसीसी के कानून को लाने में जिस तरह से इन्होंने इतनी तत्परता दिखाई और बहुत अच्छा किया। हालांकि कुछ उसमें भी अभी सुधार बाकी है, कमियां हैं, लेकिन एक कदम तो उठाया। इसी तरह से फिर से धामी सरकार को ही एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा देश के सामने। एक ऐसा रेगुलेटरी एक्ट लेकर के आइए कि पेरेंट्स का दम घुटना बंद हो जाए और ये जो सपोड़ा सपोड़ी का बिजनेस चल रहा है, पेरेंट्स के पैसे बटोरने का बिजनेस चल रहा है, स्कूलों को दुकान बना दिया जा रहा है। मैं बिल्कुल बहुत सही कहा प्रभा जी ने कि पहले के मुकाबले काफी सही हुआ है। जैसे अब एक चीज तो कम से कम हुई कि बाहर से बुक्स खरीद सकते हो, बाहर से यूनिफॉर्म खरीद सकते हो, लेकिन वो बहुत कम है इस सिचुएशन में, बहुत कम है, पालन नहीं कर रहे, तो रेगुलेटरी स्ट्रिक्ट कानून की जरूरत है। ठीक है, तृप्ता जी से मैं एक फाइनल कमेंट ले लेता हूँ सुझाव के साथ। इसमें मेरा यही सुझाव रहेगा कि सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स की सहभागिता के साथ में एक एसोसिएशन का गठन किया जाए और वो हर लेवल का हो,
तभी जो है, क्योंकि सरकार में भी जो हमारे अधिकारी हैं वो एक लिमिट तक ही नोटिस देने तक का, क्योंकि इतने बच्चों का, एक बच्चे का भविष्य नहीं है उसमें, वो जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उतने बच्चों का भविष्य इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में नहीं कर ले पाते हैं। तो उसके अनुसार जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके तहत के अनुसार पेनल्टी लगा देने से या नोटिस देने से वो समस्या का समाधान नहीं होगा। उसमें पेरेंट्स ही सहभाग करके वहाँ पर ये पहले ही तय हुए, जब सेशन फाइनल एग्जाम्स आने वाले होते हैं तभी उसी समय पे ये डिसीजन हो जाए कि कितनी हमारी महंगाई दर बढ़ी है। और मेरा ऐसा भी सोचना है कि इसमें सिर्फ एक हमारा एजुकेशन विभाग नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इनकम टैक्स भी इन्वॉल्व हो, कई पेरेंट्स, कई चीज़ें, कई विभागों की सहभागिता की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके ही पब्लिक स्कूल्स पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आशीष सैनी जी, जल्दी से शॉर्ट में। आशीष सैनी जी, ठीक है, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही तो कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक राव जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए रवि जी, फीस रेगुलेटरी एक्ट बहुत जल्द सरकार को लाना चाहिए, प्रदेश स्तर में तो कम से कम लाना ही चाहिए, क्योंकि समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। तो जितनी जल्दी सरकार इस पर काम करेगी, जैसी जो जल्दीबाजी मैं कहूँगा यूजीसी में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई, ऐसी ही जल्दीबाजी अगर ये इस फीस रेगुलेटरी एक्ट में भी दिखा दे तो शायद यहाँ की जनता का भला हो जाए। ठीक है, वक्त इतना ही इस चर्चा में। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप सबके ज्ञान से सामने निकल कर आई हैं और इस चर्चा से एक अच्छा अमृत निकलेगा और कहीं ना कहीं एक फ़ायदा भी होगा। आज वक्त आ गया है कि तमाम लोगों को एकजुट होकर इस आवाज़ को अब उठाना होगा और इस आवाज़ को उठाने के बाद आज जो मनमानी चल रही है और जो अभिभावक की चिंता है, उस चिंता पर कहीं ना कहीं उसको सुकून मिल पाएगा। लेकिन इसके लिए सबको एकजुट होना होगा और सरकारों को इसमें बड़ी कोशिश करनी होगी कि सिर्फ नोटिस से काम नहीं होगा। आप लोग एक एक्ट के तहत ही आगे चलेंगे ताकि इस तरीके की मनमानी ना चले। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।